हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही आसान टॉपिक ब्लड प्लेटलेट्स। तो चलिए हम इस वीडियो में आज हम डिस्कस करते हैं कि ब्लड प्लेटलेट्स क्या होती है, इसका काम क्या होता है, इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, लाइफ स्पैन क्या होती है और ये जो है हमारी बॉडी में अगर डिक्रीज हो जाए तो क्या होता है, अगर इंक्रीज हो जाए तो क्या होता है। तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे इस वीडियो में आपके साथ। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और देखते जाइए इस टॉपिक को। आज का टॉपिक है जो है ब्लड प्लेटलेट्स। जी हाँ दोस्तों, मैंने इसको बहुत ही आसान शब्दों में बनाने की कोशिश की है, जो कि मैं आप लोगों को पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट हम जैसे देखेंगे, प्लेटलेट्स आर स्मॉलेस्ट ब्लड कार्सेल्स। इसके कहने का मतलब है कि प्लेटलेट्स जो होती है हमारे ब्लड में वो सबसे छोटी कार्सेल्स, यानी कि ब्लड कार्सेल बहुत ही सबसे छोटी कार्सेल्स होती है। इसका मतलब आप समझिए कि हमारे ब्लड में कार्सेल्स पाई जाती हैं, जैसे कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा, जैसे WBC और BC, ऐसे ही ब्लड प्लेटलेट्स 3 कार्सेल्स पाई जाती है। हमने आपसे पहले ही कहा था, पहली वीडियो में बताया था कि 3 टाइप के कार्सेल्स पाई जाती है और उसी का ये टॉपिक है। एक पाई जाती है WBC, एक RBC और ये है ब्लड प्लेटलेट्स। तो तीनों कार्सेल्स में से सबसे छोटी कार्सेल्स ब्लड प्लेटलेट्स होती है, यानी कि जो प्लेटलेट्स होती है वो सबसे छोटी होती है कार्सेल्स। फिर हम बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट की, इट इज़ कलरलेस, यानी कि इसमें कोई कलर नहीं होता, इसका कोई कलर नहीं होता है, बिल्कुल ये क्लियर कलरलेस होती है। ओवल शेप होती है, अंडाकार, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, एंड डिस्कॉइडल इन शेप, और ये डिस्कॉइडल की तरह होती है। फिर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इट्स लाइफ स्पैन। बहुत ही ध्यान दीजिए इस वीडियो में, इस बात पे बहुत ही टॉपिक बाय टॉपिक समझने की बहुत ही ज़रूरत है। एक भी टॉपिक अगर मिस हुआ तो फिर सही नहीं है, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस टॉपिक को देखते हैं, इट्स लाइफ स्पैन 1 से 2 डेज़। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि इसकी जो लाइफ साइकिल है, मतलब इसका जो जीवन काल है, वो 1 से 2 दिनों तक होता है। फिर देखिए इसके बाद आता है, आफ्टर दिस आर फाइगोसाइटोज बाय ल्यूकोसाइट। आफ्टर दिस, इसके बाद, दीज आर फाइगोसाइटोज आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये नहीं पढ़ा है तो आज इस वीडियो में जान लीजिए। हम आप लोगों को बताए दे रहे हैं कि फाइगोसाइटोज वो होता है जो एक सेल किसी को एक सेल दूसरी सेल को इनगल्फ कर लेती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, उसको कहते हैं फाइगोसाइटोसिस। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? फाइगोसाइटोसिस। तो यहाँ पे आप देखिए, आफ्टर दिस, इसके बाद, दीज आर फाइगोसाइटोज बाय ल्यूकोसाइट्स, यानी कि ल्यूकोसाइट्स जो सेल्स होती हैं, ल्यूकोसाइट्स क्या होती है? WBC वाइट ब्लड कार्सेल जो होती है उसके द्वारा फाइगोसाइटोज कर ली जाती है। फाइगोसाइटोज का मतलब जो WBC होती है उसके द्वारा इनगल्फ कर ली जाती है। कौन इनगल्फ कर लिया जाता है? प्लेटलेट्स हमारी जो होती हैं वो इनगल्फ कर ली जाती हैं, किसके द्वारा? ल्यूकोसाइट्स के द्वारा। कब? 1 से 2 दिनों के बाद। तो इतनी बात समझ में आई? ओके, क्लियर, ठीक। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, अबाउट 2.5 to 5 lakhs per cube mm
फाउंड इन ब्लड। इसका मतलब आप लोग समझिए कि इसके कहने का मतलब है कि 2.5 लाख से 5 लाख तक हमारे ब्लड में इसकी संख्या पाई जाती है। इसकी संख्या कितनी पाई जाती है? यहाँ पे आप देखिए 2.5 लाख से और 5 लाख तक, 2.5 लाख से 5 लाख तक इसकी संख्या हमारे ब्लड में पाई जाती है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। व्हेन इट डिक्रीजेस फ्रॉम नॉर्मल रेंज आर कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। व्हेन इट डिक्रीजेस, जब ये घटती है, डिक्रीजेस का मतलब होता है घटना, फ्रॉम नॉर्मल रेंज, नॉर्मल रेंज से जब ये घटती है तो इसको हम क्या कहते हैं? हमारे शरीर में जब ब्लड में ये नॉर्मल रेंज से घट जाती है तो इसको हम कहते हैं, उस स्टेज को कहते हैं, यहाँ पे आप लोग देखिए थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जब ये घट जाती है तो इसको हम इस स्टेज को हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। व्हेन इट इंक्रीजेज इन नॉर्मल रेंज। अब ये तो बात हो गई थी पहले डिक्रीजेज यानी कि घटने की। अब देखिए यहाँ पे जब ये बढ़ती है, इंक्रीजेज, व्हेन इट इंक्रीजेज इन नॉर्मल रेंज आर कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोसिस। तो उस स्टेज को हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइटोसिस। यानी कि जब ये बढ़ती है हमारे शरीर में, जब बढ़ जाती है तो इसको थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं, और जब घटती है तो उस स्टेज को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। फिर आइए हम बात करते हैं इसके आगे का टॉपिक। फिर हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक फंक्शन की। फंक्शन इसका क्या होता है, कार्य क्या होता है, प्लेटलेट्स के कार्य क्या होते हैं, ये आप लोग अब जानेंगे। तो फिर हम इसको पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। एकदम क्लियर है, कोई परेशानी नहीं होगी, सिंपल लैंग्वेज है। बस आप लोग केवल इस वीडियो में ध्यानपूर्वक बने रहें, बहुत ही कंसंट्रेट रहें, तभी इस वीडियो में एक एक टॉपिक को समझ पाएंगे और अपने एग्ज़ाम में इसको हल कर पाएंगे, सॉल्व करेंगे। तो हम पहले पॉइंट की बात करते हैं। इसके फंक्शन में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इट्स मेजर रोल इन ब्लड क्लॉटिंग एट इंजरी। इट्स मेजर रोल इन ब्लड क्लॉटिंग एट इंजरी, यानी कि इसका जो मेजर रोल होता है, जो मुख्य कार्य होता है, वो क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि ब्लड का थक्का जमाने में। कब? एट इंजरी, इंजरी के समय, यानी कि चोट जब लग जाती है, कट जाते हैं, पिट जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है या किसी भी प्रकार से कोई इंजरी हो जाती है, तब इसका कार्य क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग में होता है। इंजरी के समय हम सभी जानते हैं कि ब्लड लॉस होता है। इसमें जो है इंजरी जब होती है तो ब्लड हमारा बहुत ही अमाउंट में लॉस होता है, इसलिए ये काम करता है क्या? प्लेटलेट्स काम करती है ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड का थक्का जमाने में काम करती है। जब थक्का बन जाता है तो ब्लड हमारा लॉस नहीं होता है। फिर हम बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट की। इट डिसइंटीग्रेटेड एंड रिलीज ए नंबर ऑफ प्लेटलेट्स फैक्टर एंड एन एंजाइम कॉल्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन। इट डिसइंटीग्रेट एंड रिलीज ए नंबर ऑफ प्लेटलेट्स। ये डिसइंटीग्रेट होती है और फिर ये प्लेटलेट्स रिलीज ए नंबर ऑफ प्लेटलेट्स फैक्टर, और ये प्लेटलेट्स फैक्टर को रिलीज करती है। आगे की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फैक्टर क्या होते हैं। इसके ब्लड क्लॉटिंग के फैक्टर होते हैं, सब अलग अलग फैक्टर होते हैं, हर फैक्टर का अलग अलग वर्क होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आप लोगों को कि फैक्टर क्या होते हैं, कितने टाइप के फैक्टर होते हैं, किस फैक्टर का क्या काम होता है, ये सब हम बताएंगे आपको अगली वीडियो में। तो फ़िलहाल आप यहीं पे बने रहिए, इसको समझिए, फिर हम
बात करते हैं एंड एन एंजाइम कॉल्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन को सिक्रीट करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन काजेस द कोएगुलेशन। थ्रोम्बोप्लास्टिन काजेस the coagulation of blood to prevent excessive bleeding। थ्रोम्बोप्लास्टिन का काम क्या होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन काजेस कोएगुलेशन, यानी कि उसके साथ कंबाइन हो जाते हैं ब्लड प्लेटलेट्स के साथ, और ये कोगुलेट यानी कि थक्का जमाते हैं। प्लेटलेट्स थक्का जमाती है और ब्लड का थक्का जमाती है, टू प्रिवेंट और रोकती है एक्सेसिव ब्लीडिंग, एक्सेसिव ज़्यादा ब्लीडिंग होने से रोकती। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है कि कोगुलेशन ऑफ ब्लड को थक्का बनाता है ब्लड का, और ब्लड को जमाता है, टू प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग, जो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग यानी कि रक्त बहाव को रोकता है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, प्लेटलेट्स आर सिक्रीट वैसोकंस्ट्रिक्टर कॉल्ड सीरोटोनिन। प्लेटलेट जो हमारी होती है वो सिक्रीट करती है एक एंजाइम को जिसको हम कहते हैं सीरोटोनिन। सीरोटोनिन का काम क्या होता है? वैसोकंस्ट्रिक्टर। वैसोकंस्ट्रिक्टर को हम समझेंगे ऐसे कि वैसो जो होता है, वैसो का मतलब होता है वेसल्स, और कॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब होता है कॉन्स्ट्रिक्शन। कॉन्स्ट्रिक्शन तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है, यानी कि जैसे ये हमारी ब्लड वेसल्स है, तो जब सेरोटोनिन जो होगा, सेरोटोनिन क्या करेगा? सेरोटोनिन इसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, यानी कि सिकुड़। कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना। तो जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी हमारे ब्लड वेसल्स, तो इसका जो डायमीटर है वो घट जाएगा, इसका डायमीटर घट जाएगा और ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो इसी को हम कहते हैं ब्लड वैसोकंस्ट्रिक्टर। वैसोकंस्ट्रिक्टर होने से क्या होता है, जो हमारा ब्लड है विच, फिर हम देखिए आगे इसमें सब लिखा हुआ है, पॉइंट बाय पॉइंट समझिए। विच काजेज कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स विच काजेज, यानी कि जो सीरोटोनिन है वो क्या करता है? कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स को जो है कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। जैसे कि यहाँ पर हमने आप लोगों को बताया है कि ब्लड को वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, और इससे क्या होता है? टू रिड्यूस ब्लड लॉस, जो ब्लड लॉस होने से बचाता है, जो ब्लड लॉस होने से बचाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको यहाँ पे ये मेरी ब्लड वेसल्स है, आपको यहीं पे कहीं कट लग गया तो सीरोटोनिन तुरंत सिक्रीट होगा, और सीरोटोनिन प्लेटलेट्स में पाया जाता है। ये सभी हम जानते हैं कि प्लेटलेट सीरोटोनिन सिक्रीट करती है। सीरोटोनिन का काम क्या होता है कि ये हमारी ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगी, यानी कि ये इसको इधर खींचेगी, ये इसको इधर खींचेगा, और ये हमारी धीरे धीरे ये चिपक जाएगी, और जब चिपक जाएगी तो ये ऐसे कुछ हो जाएगी, तो हमारा ब्लड लॉस होने से बच जाएगा। इसी को हम कहते हैं वैसोकंस्ट्रिक्टर। फिर हम बात करते हैं नोट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है। नोट में आप लोग समझिए बहुत ही क्वेश्चन इससे बनते हैं, कंपटीशन में भी, और मैट्रिक्स में भी, इंटरमीडिएट में भी, ग्रेजुएशन में भी, सब चीज़ों में इससे क्वेश्चन बहुत बनाए जाते हैं। तो इसको बहुत ही ध्यान से समझिए और देखिए। इसमें दिया हुआ है थ्रोम्बोसाइट्स ऑफ वर्टिब्रेट
अदर देन मैमल्स आर नोन एज स्पाइंडल सेल्स। यानी कि जो थ्रोम्बोसाइट सेल्स होती है हमारी, थ्रोम्बोसाइट्स जो होते हैं ऑफ वर्टिब्रेट। थ्रोम्बोसाइट्स क्या होते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स का मतलब होता है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स ऑफ वर्टिब्रेट जो होती है, वर्टिब्रेट आप लोग जानते होंगे कि जिसमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रेट कहते हैं। तो थ्रोम्बोसाइट जो प्लेटलेट्स वर्टिब्रेट में पाई जाती है अदर देन मैमल्स को छोड़ के। मैमल्स यानी कि जो स्तनधारी, आप लोगों ने पढ़ा होगा हिंदी में, स्तनधारी, उनको छोड़ करके और जो वर्टिब्रेट में प्लेटलेट्स पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? स्पाइंडल सेल्स। स्पाइंडल सेल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि बिकॉज दीज आर स्पाइंडल इन शेप, क्योंकि ये स्पाइंडल के आकार की होती है, मतलब जो है ये स्पाइंडल के आकार की होती है। फिर हम देखिए यहाँ पे हैव ओवल न्यूक्लियस, और इसमें अंडाकार न्यूक्लियस पाया जाता है, एंड हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, और ये ब्लड का धक्का जमाने में कार्य करता है। फिर हम बात करते हैं, ये इस वीडियो में आप ये समझ के चलिए कि जितना महत्वपूर्ण टॉपिक है, जितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सब इस वीडियो में दे दिया गया है आप लोगों को। बस आप लोगों को एक बार समझने की ज़रूरत है और बहुत ही कंसंट्रेट होकर समझिए, क्योंकि ये आपके कंपटीशन बेस से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इतना इम्पोर्टेंट है कि हम आपको बता नहीं सकते। हर कंपटीशन में ये पूछा जाने वाला सवाल है, टॉपिक है, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिए। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, लाइफ स्पैन, यानी कि जीवन काल एंड डिस्पोजल ऑफ आरबीसी, और आरबीसी को डिस्पोज कैसे डिस्पोज होती है, कैसे मतलब डिस्ट्रॉय होती है, तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इन ह्यूमन इज 120 डेज। जैसे कि हमने इससे पहले भी वीडियो में पढ़ चुके हैं कि इससे पहले वाली टॉपिक में कि आरबीसी जो होती है, इयोसिनोफिल्स जो होती है, उसकी लाइफ साइकिल कितने दिनों की होती है? 120 डेज की होती है। तो इसमें भी वही बात कही गई है, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इन ह्यूमन इज़ 120 डेज। फिर हम बात करते हैं इन फ्रॉग 100 डेज, यानी कि जो मेढक होते हैं उसमें क्या होता है? 100 दिनों के लिए इसकी जो है, इसका जीवन काल 100 दिनों का होता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, द आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड इन ब्लड बाय फाइगोसाइटोसिस। देखिए जहाँ पे ये जो आरबीसी हमारी होती है वो डिस्ट्रॉयड होती है, किसके द्वारा नष्ट होती है? ब्लड में नष्ट होती है, किसके द्वारा? फाइगोसाइटोसिस। यहाँ पे फिर देखिए आया है टर्म फाइगोसाइटोसिस। फाइगोसाइटोसिस हमने पहले भी डिस्कस कर दिया है कि फाइगोसाइटोसिस होता क्या है, इसमें क्या क्या प्रोसेस होती है। तो फाइगोसाइटोसिस के द्वारा ये नष्ट हो जाती है, और ओआरआर अथवा इन स्प्लीन, और ये आरबीसी नष्ट होती है स्प्लीन में एंड लीवर, और लीवर में भी। 10 स्प्लीन इज़ नोन एज, इसलिए स्प्लीन को क्या कहते हैं? ग्रेव, बहुत ही ध्यान से आप देखिए, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेव यार्ड का मतलब होता है कब्रिस्तान। तो स्प्लीन जो होती है हमारी, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा आरबीसी डिस्ट्रॉय होती है, नष्ट होती है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इन लीवर देयर पिगमेंट हीमोग्लोबिन इज डिग्रेडेड टू येलोइश ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड बिलीरुबिन एंड एक्सीडेटेड इन बाइल। इन लीवर में इसका जो पिगमेंट होता है आरबीसी का, आरबीसी में हम सभी जानते हैं कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है।
हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन डिग्रेडेड टू येलो ग्रीन पिगमेंट, यानी कि लीवर में ये आरबीसी जब पहुंचती है तो इसका जो पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है किसमें, येलोइश ग्रीन पिगमेंट, यानी कि पीले और मतलब पीला हरा जो होता है उस पिगमेंट में चेंज हो जाती है, यानी कि दोनों कलर कंबाइन होते हैं, यानी कि ग्रीन और येलो, इसीलिए इसको कहा गया है येलोइश ग्रीन कलर, येलोइश ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड बिलीरुबिन। और इसको क्या कहते हैं, बिलीरुबिन कहते हैं। आरबीसी जब लीवर में पहुंचती है तो हीमोग्लोबिन पिगमेंट उसका जो होता है येलोइश ग्रीन पिगमेंट में चेंज हो जाता है। चेंज होने के बाद इसको हम कहते हैं बिलीरुबिन। बिलीरुबिन और एंड एक्सक्रीटेड इन बाइल, जो कि मतलब एक्सक्रीट कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है किसमें, बाइल में। इसीलिए हम इसको कहते हैं बिलीरुबिन को, बिलीरुबिन बाइल पिगमेंट भी इसको कहा जाता है। बिलीरुबिन को बाइल पिगमेंट भी कहा जाता है। और हम सभी जानते हैं कि जब बिलीरुबिन इंक्रीज़ करता है हमारी बॉडी में तो कौन सी बीमारी होती है, तो इससे जॉन्डिस होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे जॉन्डिस होती है। बिलीरुबिन जब हमारे शरीर में बढ़ता है, कैसे बढ़ता है बिलीरुबिन, आरबीसी जब डिस्ट्रॉय होती है, लीवर में पहुंचती है तो हीमोग्लोबिन पिगमेंट चेंज होता है किसमें, येलोइश ग्रीन पिगमेंट में, जिसे हम बिलीरुबिन कहते हैं। बिलीरुबिन कहाँ छोड़ दिया जाता है, बाइल में छोड़ने के बाद तो बिलीरुबिन को हम बाइल पिगमेंट भी कहते हैं। और बाइल पिगमेंट दो होते हैं, एक बिलीरुबिन होता है और दूसरा होता है बिलीवर्डिन होता है। बिलीवर्डिन भी बाइल पिगमेंट कहा जाता है। बिलीवर्डिन बिलीवर्डिन बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बिलीरुबिन जब हमारे शरीर में बढ़ जाता है, जब हमारी बॉडी में हम जब जांच कराते हैं, टेस्ट कराते हैं, वो कराते हैं, एलएफटी कराते हैं, लीवर टेस्ट कराते हैं, तो उसमें बिलीरुबिन जब हम देखते हैं अगर इंक्रीज किया होता है तो इसका मतलब जॉन्डिस हमको जॉन्डिस हो चुकी है। तो बिलीरुबिन बढ़ने से कौन सी डिजीज होती है, जॉन्डिस होती है। इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग कि बिलीरुबिन बढ़ने से जॉन्डिस डिजीज होती है। फिर हम बात करते हैं कि आप लोगों को फिर से हम एक टॉपिक समझाते हैं। जैसे आप लोग बहुत देखते हैं कि फाइगोसाइटोसिस क्या होती है, ये प्रोसेस होती है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिए। जैसे कि ये कोई एक सेल है, ये सेल हो गई, ये एक दूसरी सेल हो गई, ये सेल हो गई। अब जैसे फाइगोसाइटोसिस की प्रोसेस ये होती है कि ये सेल इसको अपनी ओर खींचती है, अपनी ओर खींचती है। फिर ये धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे इसमें ये होता है कि ये एक शेप बनाती है, ऐसे इसको ये पहले ऐसे सेट करती है, फिर देन क्या होता है, फिर ये इसको ऐसे कवर कर लेती है। कवर करने के बाद
कवर करने के बाद ये जो है इस वॉल को ब्रस्ट कर देती है, ये वॉल ब्रस्ट हो जाती है और ये सेल इसके अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद ये पूरी एक सेल ऐसे बन जाती है। ये यहाँ पर इस सेल को इनगल्फ कर रही है, इनगल्फ। इनगल्फ यहाँ पे ये इनगल्फ हो रहा है, ये कंप्लीट इनगल्फ। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे ये कवर बना लेती है, सेल कवर के बाद ये ब्रस्ट हो जाती है, फट जाती है, इसको ब्रस्ट कर देती है, फिर ये सेल टोटली इनगल्फ हो जाती है। टोटली इनगल्फ हो जाती है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फाइगोसाइटोसिस। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फाइगोसाइटोसिस, यानी कि इनगल्फ ऑफ सेल फ्रॉम अदर सेल आर कॉल्ड फाइगोसाइटोसिस। In the process of engulf of cell by another cell are called phagocytosis। तो ये हुआ आपका फाइगोसाइटोसिस का टॉपिक। और बात हम करते हैं, फिर हम प्लेटलेट्स की बात कर रहे हैं तो प्लेटलेट्स का क्या काम होता है, ब्लड क्लॉटिंग का। ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है ये आप लोग समझिए। जैसे ये हमारी ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे मुझे इंजरी हो गई, यहाँ इंजरी हुई, ब्लड हमारा बहने लगा, बहाव चल रहा है, इससे बह रहा है। प्लेटलेट्स क्या करती है, तुरंत यहाँ पर पहुंचकर एक दीवार बनाती है, एक जाली टाइप पर दीवार बनाती है, जाली टाइप से दीवार बनाती है, जो क्या करती है, इस बहते हुए ब्लड को रोकती है, इस बहते हुए ब्लड को रोकती है, जिससे कि हमारा क्या होता है कि जो ये ब्लड हमारा लॉस हो रहा था वो नहीं लॉस हो पाता है, बाहर नहीं जा पाता है। तो इसी को हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग एट इंजरी। इंजरी होती है तो हमारी वेसल से ब्लड बाहर आने लगता है, तो प्लेटलेट्स यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग करती है। क्लॉटिंग कैसे करती है, ऐसे ही जाल बनाकर। तो ये आज का टॉपिक रहा आपका ब्लड प्लेटलेट्स का और लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी का और डिस्ट्रॉयड और डिस्पोजल ऑफ आरबीसी का टॉपिक। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िए, बहुत ही कंसंट्रेट होकर पढ़िए। जहाँ ना समझ में आए आप तुरंत हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, पूछिए, हम आपको तुरंत आंसर देंगे। न तुरंत दे सके तो कुछ देर के बाद रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में भी। जैसे कि अगला टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आएगा जो इसके बाद आएगा। तो अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।